प्रिय छात्रों, यह मेरा अहोभाग्य का द्वितीय भाग है। अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। पहले इस पाठ का प्रकट वाचन अर्थात मैं पढ़ती हूँ और आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्सित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। छात्र, पहले यहाँ पर आए कठिन शब्द हम देख लेते हैं। कार्यक्रम, समारोह, उल्सित, आनंदित। छात्र, इसका अर्थ हुआ फरवरी 1936 में मैं अर्थात लेखक शांति निकेतन जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि वहाँ पर एक समारोह होने वाला था जिसके लिए लेखक वहाँ पर जाना चाहते थे और वे बहुत ही खुश थे क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का ये दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। छात्र, अब यहाँ पर हम कठिन शब्द देखते हैं। 1 दर्जन, जिसका अर्थ होता है 12 वस्तुओं का समूह। जी हाँ, और सुंदर, खूबसूरत, अतिथि, मेहमान, भवन, इमारत। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। बच्चों, छात्र, भवन, इमारत ठहराया गया था। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। बच्चों, एक दिन निश्चित करके लेखक और उनके साथ साहित्यिक कार्यक्रम के कार्यकर्ता जो शांति निकेतन के लिए रवाना हुए थे, उन सभी लोगों को एक सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। जो 12 लोगों का जो समूह था, उन्हें अतिथि भवन में ठहराया गया था। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों। छात्र, अब हम आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया था। छात्र, यहाँ पर आए कठिन शब्द हम देख लेते हैं। सघन, घना, उपवन, बाग बगीचा, बीचों बीच, मध्य। तो छात्र, ये जो अतिथि भवन बनाया गया था, यह अशोक वृक्षों के बीचों बीच यह बनाया गया था, जहाँ पर लेखक और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर ठहरे हुए थे। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह थी कि यह अशोक वृक्ष के बीचों बीच यह बनाया गया था। बहुत बड़ी सुंदरता, बड़ी और बहुत बड़ी अच्छी इमारत थी। लेखक कहना चाहते हैं जैसा वे सोचे थे वैसा ही उन्होंने पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। छात्र, मंजिल जैसे हम कहते हैं मंजिला, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, जैसे हम कहते हैं कि पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तो लेखक और उनके कार्यकर्ता के जो सदस्य थे, उन लोगों के ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ठहराया गया था। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही एक सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। छात्र, यहाँ पर आए कठिन शब्द हम देख लेते हैं। विस्तृत का अर्थ होता है बड़ा होता है जी, और सघन, घना, बकुल। छात्र, यह एक वृक्ष का नाम है जो मोलसिरी कहते हैं। वृक्ष, ये तो आप जानते ही हो, झाड़। आइए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थात जिस कमरे में लेखक और साहित्यिक दल को ठहराया गया था, उसके सामने ही एक बहुत बड़ा बरामदा था। अगर उस बरामदे में खड़े होकर बाहर देखा जाए तो, बाहर का नज़ारा देखा जाए तो सामने ही, उस बरामदे के सामने ही बहुत बड़ा मोलसिरी का झाड़ दिखाई देता था। लेखक जी कहना चाहते हैं कि बरामदे के बाहर से हमने जो नज़ारा देखा वो बहुत अच्छा था और वो मोलसिरी का झाड़ हमें दिखाई देता था। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे।
छात्र दूसरे दिन अर्थात उसके अगले दिन प्रातःकाल, जिसका अर्थ होता है सुबह सुबह, लेखक को यह बताया गया था कि गुरुदेव अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्वास्थ्य, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अतः आज का जो समारोह होने वाला था, जो बैठक होने वाली थी, वह नहीं हो पाएगा। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का, उस पल का हम इंतजार करने लगे। छात्र, यहाँ पर आए कठिन शब्द हम देख लेते हैं एक बार। वार्तालाप, जैसे कि मैंने आपको बताया, बातचीत। संक्षिप्त का अर्थ होता है छात्र, संक्षिप्त का अर्थ है छोटा या कम। बेसब्री का अर्थ होता है खुद को रोक न पाना। इंतजार, किसी की प्रतीक्षा करना, जब हम किसी का इंतजार करते हैं। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थात छात्र, जब कार्यक्रम समारोह न होने की सूचना यह लेखक को जब मिलती है तो वे निराश हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद जब उन्हें यह पता चलता है कि डॉक्टर ने सिर्फ 15 मिनट का ही समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के साथ थोड़ी सी बातचीत, यहाँ पर देखिए संक्षिप्त का अर्थ मैंने बताया कि कम, थोड़ी सी बातचीत हो सकती है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा, यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है जिसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। यहाँ पर लेखक बहुत ही खुश हुए क्योंकि उन्हें सिर्फ 15 मिनट का समय मिला था गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। छात्र, अब हम यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। मध्याह्न, दोपहर, धारणा, अंदाजा। मध्याह्न मतलब दोपहर के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। लेखक और गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है, समय बताया जा रहा है कि करीब 4 बज रहे होंगे। गुरुदेव को अंदाजा था कि कुछ 2-4 आदमी ही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। पर जब उन्होंने हम 14 जनों को, छात्र अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। जब गुरुदेव ने हम 14 लोगों को एक साथ देखा तो उन्होंने हंसते हुए मजाक में कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। क्षमता, जिसका अर्थ होता है कि मेरी में हिम्मत, ताकत अब नहीं रही कि मैं एक साथ इतने लोगों को बिठाकर मैं ज्ञान दे सकूं। इस मकान में जगह की कमी है, फिर भी सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पर एक एक करके गुरुदेव के साथ अब सब ने अपना बारी बारी परिचय दिया तथा बाद में बातचीत शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के सत्संग का वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। छात्र, आप यहाँ पर देखिए, सत्संग का अर्थ होता है संगति। इसका अर्थ अब हम देखेंगे। अर्थात जब वार्तालाप, बातचीत शुरू हुआ तब उन्होंने क्या कहा, अब से 50 बरस पहले, लेखक कहना चाहते हैं आज से 50 साल पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था, जब वो कहानी लिखना शुरू किए थे, तो इस क्षेत्र में मैं एक आधी आदमी का
था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संगति का ही वर्णन है, जिसमें उनकी मनोवृत्ति उस समय जो कहानियां लिखना वे शुरू किए थे वह ग्रामीण जीवन पर आधारित था। उन्होंने सबसे पहले बांग्ला भाषा में लिखा था। उन्होंने जो भी कहानी लिखी थी वो ग्रामीण जीवन पर ही लिखा था। उनकी कहानी में वे जो भी लिखते थे, अर्थात जो भी मुद्दा उस कहानी में होता था, वो सभी को पसंद आती थी, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो पूरी दुनिया में एक जैसा ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। अब हम आगे देखते हैं। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश की सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। अर्थात छात्र, जब वार्तालाप हो रही थी, चर्चा चल रही थी, तब गुरुदेव उस समय रुके। कुछ समय के लिए वे रुक गए, तभी अचानक लेखक के मुंह से निकल पड़ा और वो गुरुदेव से पूछने लगे कि गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? उन्होंने यह बताया कि इस कहानी का विचार कहाँ से आया। यह लोकप्रिय कहानी देश की सभी भाषाओं में प्रचलित है और बच्चे भी इसे पढ़ते हैं और बहुत ही प्यारी लगती है। इस प्रकार चर्चा करते समय गुरुदेव ने काबुलीवाला के बारे में बताया। अब इसी के साथ हम आगे देखते हैं। छात्र, आप यहाँ पर देखिए। जी हाँ, ये देखिए। अब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वो याद किया करता होगा। छात्र, अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। काबुलीवाला के बारे में गुरुदेव ने अपनी पूरी बात बताई कि किस तरह से मेरे मन में यह लिखने की कल्पना उभरी और मैंने सोचना शुरू किया। छात्र, यहाँ पर गुरुदेव काबुलीवाला कहानी के बारे में अपनी बात बताई कि किस तरह से मेरे मन में विचार प्रकट हुए थे। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य। आश्चर्य की बात है कि यह 15 मिनट की बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। छात्र, सबसे पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मानसिक खाद्य, जिसका अर्थ होता है वैचारिक चर्चा। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। लेखक के साथ साथ साहित्यिक दल के लोगों को आश्चर्य होने लगा था कि डॉक्टर ने उन्हें, गुरुदेव को, लेखक को सिर्फ 15 मिनट का ही समय दिया था कि बातचीत करने के लिए, और बातचीत करते करते कब यहाँ पर 40 मिनट हो चुके थे यह गुरुदेव को भी पता न चला। अब गुरुदेव जी वहाँ से उठे और चल पड़े। गुरुदेव वहाँ से उठे और चलने लगे। जाते जाते उन्होंने सबसे कहा, जब भी मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी बात सचमुच ठीक न मानिएगा। गुरुदेव जी ने कहा कि मुझे लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना, यह गुरुदेव मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे आनंद आता है। अर्थात छात्र लेखक के साथ साहित्यिक दल उठे और चल दिए। तब लेखक ने कहा कि गुरुदेव जी को बातचीत करना पसंद है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। एक एक करके
बारी बारी सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और वहां से विदाई ली और सब अपने अपने कमरे में वापस लौट गया। गुरुदेव के साथ बातचीत करने के बाद मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि लेखक जब उन्होंने गुरुदेव से विदाई ली और अपने कमरे में चले गए, इस चर्चा के बाद लेखक को ऐसा लग रहा था कि वह कितने खुश है, कितने आनंदित हैं। यह खुशी दुगना बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि जिस कमरे में लेखक रह रहे हैं उस कमरे में गुरुदेव रह चुके हैं। यह सुनकर लेखक बहुत ही खुश हुए। अब हम आगे देखते हैं। तब छात्र आप यहाँ पर देखिए, तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया है कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। हाँ बच्चों, गीतांजलि को छात्र आप यहाँ पर देखिए, अधिकांश भाग जिसका अर्थ होता है कि कहानी से जुड़ा हुआ अधिकांश भाग, मतलब कहानी का पूरा भाग यहाँ पर बैठ के लिखा गया था। किसने लिखा था? गुरुदेव जी ने। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की है। यह सोचकर लेखक बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और भावुक हो रहे थे कि उसी कमरे में ठहराया गया था जिस कमरे में गीतांजलि की रचना की गई थी। यह मेरा अहोभाग्य था। अब हम आगे देखते हैं। छात्र अब दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ पर देखिए। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की गई थी। छात्र इसका अर्थ देख लीजिए आप। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जिस कमरे में गीतांजलि नोबेल पुरस्कार प्राप्त, उस कमरे में ठहरने का मौका मुझे मिला। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की कविताओं का संग्रह है जिसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि, छात्र आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, गीतांजलि यह शब्द गीत अथवा अंजलि को मिलाकर बना है जिसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। तो छात्र यहाँ पर लेखक बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, मेरा अहोभाग्य, मेरे खुश नसीब, मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे उस कमरे में ठहराया गया था जहाँ पर गीतांजलि की रचना की गई थी। छात्र आज हमने इस पाठ में मेरा अहोभाग्य, इस पाठ में हमने आज क्या सीखा? हमने यह देखा कि पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने पाठ के माध्यम से जो विचार हमारे सामने रखे हैं उन्हें हमें अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना चाहिए। शांति और समझदारी पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए तथा मनुष्य अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार से महान बनता है। जी छात्र, आप लोगों ने आज हमने यहाँ तक मेरा अहोभाग्य की जानकारी प्राप्त की। यहाँ तक के लिए छात्र आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।